हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद धीरज सर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में और इस आंदोलन के तहत हमने देखा था खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। हम लोग खेड़ा सत्याग्रह के बारे में पढ़ रहे थे और खेड़ा सत्याग्रह के बारे में एक एक बातों को हमने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। और अगर आपको खेड़ा सत्याग्रह के बारे में समझ में ना आया तो एक बार हमारा पिछला वीडियो जो है फिर से देखने का प्रयास करिएगा। आपको सभी बातें अच्छे से एक एक बात जो है समझ में आ जाएगी। दोस्तों, आज हम चलते हैं इतिहास की एक ऐसी घटना पर आधुनिक भारत में, जो ध्यान दीजिएगा आज भी भारतवासी जिसको एक प्रकार से शोक के रूप में ध्यान दीजिएगा याद करते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी घटना थी कि जो समस्त भारतवासियों को ध्यान दीजिएगा सोचने पर मजबूर कर दिया। आज हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। और रॉलेट एक्ट के तहत ध्यान दीजिएगा एक घटना जो घटित हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इन सब के बारे में ध्यान दीजिएगा। हम बारीकी से एक एक बातों को समझाते हुए, लिखते हुए, और आप लोग ध्यान पूर्वक इसको समझने का कार्य करेंगे, क्योंकि मैं ये कह सकते हैं अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का आपको प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, अगर बात करें रॉलेट एक्ट क्या था तो इन सब के बारे में एक एक बातें हम करेंगे। सबसे पहले रॉलेट एक्ट बनाकर इसमें क्या प्रावधान थे, कौन बनाया था, कहाँ ये पारित हुआ, इन सब के बारे में ध्यान दीजिएगा। हम जानने का प्रयास करते हैं। आइए, अगर हम देखें रॉलेट एक्ट के बारे में, तो रॉलेट एक्ट के बारे में देखें तो ये इसका ध्यान दीजिएगा उद्देश्य। सबसे पहले हम अगर देखें तो रॉलेट एक्ट का जो है उद्देश्य क्या है, यहां पर अगर हम देखें तो रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या है, तो ध्यान दीजिएगा 1917 ईस्वी की बात है मित्रों। 1917 ईस्वी की बात है और सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है। किसकी अध्यक्षता में? सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है और उस समिति का नाम था फंडिशन समिति। क्या नाम था? फंडिशन समिति। और वास्तव में ध्यान दीजिएगा इस फंडिशन समिति में अध्यक्ष कौन थे? रॉलेट, सर सिडनी रॉलेट थे, और उन्हीं के नाम पर इसको रॉलेट एक्ट या रॉलेट कानून भी कहा गया था। तो यहाँ पर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा 1917 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम अगर आपको ये बता दें कि समिति का नाम क्या था। समिति का नाम क्या था, तो आपको ये जान लेना चाहिए समिति का नाम क्या था। समिति का नाम था फंडिशन समिति था। और इस फंडिशन समिति के ध्यान दीजिएगा अध्यक्ष कौन थे? तो सर सिडनी रॉलेट। कौन थे मित्रों? सर सिडनी रॉलेट। ठीक, हमारे समझ से ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। 1917 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और उस समिति का नाम क्या था? फंडिशन समिति। एक एक बातों को मित्रों समझते हुए चलिएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं मिलेगा,
लेकिन मेरे द्वारा ध्यान दीजिएगा पढ़ाया गया जो कंटेंट है ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे अगर हम बढ़ें तो आपने देखा समिति का नाम क्या था, तो ये आपने देख लिया। अब समझेंगे ये समिति, ध्यान दीजिएगा, बनाई गई, ठीक, और समझेंगे। बात करें समिति की तो समिति ने, जो समिति थी, समिति की रिपोर्ट, इस समिति ने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था, तो समझिएगा समिति ने जो है अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया, 1918 ईस्वी। कब प्रस्तुत किया, 1918 ईस्वी में। एक एक बातों को ध्यान से समझते चलिएगा। समिति के, ध्यान दीजिएगा, 1917 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। समिति का नाम था फर्ग्यूसन समिति और अध्यक्ष कौन थे, सर सिडनी रॉलेट थे। समिति की रिपोर्ट कब आई, 1918 ईस्वी में। एक बात और यहाँ पर, जब समिति की रिपोर्ट आई तो ध्यान दीजिएगा रॉलेट एक्ट पारित कब किया गया, पारित कब किया गया, तो ध्यान दीजिएगा रॉलेट एक्ट पारित कब कर दिया गया, लागू कब कर दिया गया, 1919 ईस्वी। कब किया गया, 1919 ईस्वी में। और कहां, तो ध्यान दीजिएगा 1919 ईस्वी में दिल्ली के असेंबली में। कहां पर पारित किए गए इसको, तो दिल्ली के असेंबली में। और असेंबली का नाम क्या मिलता है हमको, दिल्ली के असेंबली में पारित किया गया। असेंबली का नाम था इंपीरियल असेंबली। क्या नाम था, इंपीरियल असेंबली। और समझिएगा जब इसको पारित किया गया, इसको कुछ कार्य दिए गए। और क्या कार्य दिए गए, इसको कार्य दिया गया था, कार्य क्या दिया गया था कि आपको क्या क्या करना। तो ध्यान दीजिएगा इसको कार्य दिया गया था भारत के राजनीतिक लोग, भारत के राजनीतिक लोग ब्रिटिश साम्राज्य भारत के राजनीतिक लोग ब्रिटिश साम्राज्य की आलोचना किस कारण कर रहे हैं, यही पता लगाना था कि भारत के राजनीतिक लोग ब्रिटिश साम्राज्य की आलोचना, या कह सकते हैं ब्रिटिश शासकों की आलोचना किस कारण कर रहे हैं, यही पता लगाना। और एक बात बता दें, या हम इसको कह सकते हैं अर्थात भारत में क्रांतिकारियों की स्थिति, दिशा व दशा को जानना, ये भी कार्य था इसका। ठीक, भारत के राजनीतिक लोग ब्रिटिश शासकों की या ब्रिटिश साम्राज्य की आलोचना किस कारण कर रहे हैं, ये जानना था, कार्य दिया गया था। अर्थात ये भी पता करना था कि भारत में क्रांतिकारियों की स्थिति, दिशा व दशा को जानना, ये सब भी ध्यान दीजिएगा, जानना था। फिर आगे अगर हम चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, एक बार इसको फिर हम समझा देते हैं और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो उद्देश्य क्या था इसका, पहले तो समझिएगा। उद्देश्य ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले बताएं कि बना क्यों,
1917 ईस्वी में आपने देखा कि सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और समिति का नाम था फर्ग्यूसन समिति। अध्यक्ष कौन थे? सर सिडनी रॉलेट थे। समिति की रिपोर्ट कब आई? 1918 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट पारित कब हुआ? 1919 ईस्वी में। कहाँ पारित हुआ? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? असेंबली। और असेंबली कौन सी थी? नाम क्या था? इंपीरियल असेंबली। ध्यान दीजिएगा, कार्य क्या दिया गया था इस समिति को? कार्य, अच्छा आपसे एक चीज पूछ सकता है, रॉलेट एक्ट पारित या लागू कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। ये चीज आप जानते रहेंगे अच्छे से, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, बात करें अगर हम बात करें यहाँ पर भारत, ध्यान देंगे कार्य क्या दिया गया? भारत के राजनीतिक लोगों को, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश साम्राज्य की आलोचना किस कारण कर रहे हैं यह जानना था, और कह सकते हैं भारत में क्रांतिकारियों की स्थिति, दिशा व दशा को भी जानना था। यह ध्यान दीजिएगा कार्य दिया गया था, ठीक। अच्छा, एक चीज और जानते रहेंगे कि रॉलेट एक्ट पारित कब हुआ था, तो ये चीज हमने बता दिया था, लेकिन अगर पूरा डेट पूछ लिए तो ये 17 मार्च कब पारित किया गया था? 17 मार्च 1919 ईस्वी, ठीक। 17 मार्च 1919 ईस्वी को ध्यान दीजिएगा पारित किया गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग और फिर आगे देखते हैं क्या हुआ इसमें। मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। और रॉलेट एक्ट एक बार अगर आपने यहाँ पढ़ लिया फिर दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। चलिए फिर बात करते हैं, एक चीज और देखते हैं, रॉलेट एक्ट की क्या शर्तें थी, क्या क्या ध्यान दीजिएगा शर्तें थी। तो यहाँ मैं एक हेडिंग बना दूं ऐसे, रॉलेट एक्ट की रॉलेट एक्ट की शर्तें समझिएगा क्या क्या शर्तें थी। सबसे पहले इसमें बताया गया, क्या बताया गया? सबसे पहले इसमें कहा गया कि रॉलेट एक्ट के तहत, रॉलेट एक्ट के तहत, रॉलेट एक्ट के तहत कोई दलील नहीं होगी, दलील नहीं होगी। दूसरी बात, राजद्रोह का केस, राजद्रोह का केस, इसमें देखिए बताया गया रॉलेट एक्ट के तहत कोई भी दलील नहीं होगी, किसी की भी सुनवाई नहीं होगी। और कहा गया राजद्रोह का केस, ध्यान दीजिएगा, अलग न्यायालय, अलग न्यायालय में चलेगा। इसके लिए कहा राजद्रोह का केस भी जो न्यायालय पहले से प्रचलित है उनमें नहीं चलेगा, इनके लिए अलग से न्यायालय में, ध्यान देंगे, इनका केस चलेगा। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि राजद्रोह, राजद्रोह के केस पर, राजद्रोह के केस के फैसले पर, फैसले पर कोई अपील नहीं होगी, कोई अपील नहीं होगी। एक एक बातों को मित्रों ध्यान से समझते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लगभग हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है रॉलेट एक्ट। तो और एक चौथी बात यहाँ पर अगर बात करें, एक चौथी बात
इसमें कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ, ध्यान दीजिएगा, गुप्त सूचना दे देता है, मुकदमा चलवा देता है, तो मुकदमा जो करवाएगा उसकी सूचना गुप्त रखी जाएगी, अर्थात उसको किसी को नहीं बताया जाएगा। सब रॉलेट एक्ट की शर्तें थी, इसमें सब ये सब बताया गया। इस बात को मैं लिख देता हूं, अगर कोई व्यक्ति मुकदमा करवाता है तो उसकी सूचना गुप्त रखी जाएगी। अब इसका मतलब हम आप लोगों को अपनी भाषा में समझा दें, सीधी सी बात है। इसमें कहा गया, एक बात समझिएगा, इसमें कहा गया कि अगर किसी भी भारतीय पर संदिग्ध दिखाई देता है, कोई भी अगर हम लोगों के खिलाफ यानी अंग्रेजों के खिलाफ कोई बात करता है, आलोचना करता है, तो उसके अगर वो ऐसा लगा कि संदिग्ध के घेरे में दिखाई दिया, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा हम क्या करेंगे, उसको तुरंत क्या करेंगे, जेल में बंद करेंगे और 2 वर्ष के लिए ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई सुनवाई उसकी होगी। तो यहां पर नोट करके हम लिख देते हैं, अर्थात करके हम लिख देते हैं, किसी भी भारतीय पर संदेह होता है तो उसे 2 वर्ष के लिए जेल भेज दिया जाए। समझिएगा, इसमें यह भी कह दिया गया कि किसी भी भारतीय पर, अंग्रेजों के लिए नहीं था, सिर्फ भारतीयों के लिए कानून बना था कि किसी भी भारतीयों पर संदेह अगर होता है तो उसे 2 वर्ष के लिए क्या कर दिया जाए, जेल भेज दिया जाए। अब आप समझेंगे कि कोई अपनी बात कर रहा है आपस में, और अगर अंग्रेजों को लगा कि यह हमारी बात कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा उसको क्या करेंगे अंग्रेज, जेल में बंद कर देंगे। तो कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। और एक बात कहा, क्या कहा कि इनका 2 वर्ष तक जेल जाना तय है और इस बीच ना कोई इनकी सुनवाई होगी, ना अपील होगा, ना दलील होगा, ना कोई वकील होगा। तो यहां लिख देते हैं, किसी भी भारतीय पर संदेह होता है तो उसे 2 वर्ष के लिए जेल भेज दिया जाए और इस बीच ना तो कोई वकील, ना तो दलील, ना तो अपील काम करेगा। तो आप समझिए ये कानून कैसा था, सिर्फ भारतवासियों के लिए बनाया गया कानून था और भारतवासी, ध्यान दीजिएगा, इस कानून के खिलाफ हो गए। तो रॉलेट एक्ट की शर्तों को एक बार फिर समझाते हैं, क्या कहा गया। रॉलेट एक्ट के तहत कोई भी दलील किसी की नहीं होगी। राजद्रोह का केस अलग न्यायालय में चलेगा। राजद्रोह के केस, ये सब भारतवासियों के लिए, राजद्रोह के केस के फैसले पर कोई अपील भी नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति मुकदमा करवाता है तो उसकी सूचना गुप्त रखी जाएगी, बताया नहीं जाएगा कि ये मुकदमा किसने करवाया है। और एक ही बात आप समझेंगे कि किसी भी भारतीय पर संदेह होता है तो उसे 2 वर्ष के लिए जेल भेज दिया जाएगा और इस बीच ना तो कोई वकील कर सकता है, ना तो दलील कर सकता है और ना तो अपील कर सकता है। अर्थात ये सब चीजें काम आने वाली नहीं है इस कानून में।
इससे आगे हम और बताते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर इसके आगे चर्चा करते हैं। चलिए बताते हैं इसको। अब फिर बात को समझिएगा, हमारे समझ से रॉलेट एक्ट क्या है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और इसके आगे फिर समझेंगे। बात करें कि रॉलेट एक्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करें तो यहां पर कह सकते हैं, नोट करके हम लिखते हैं रॉलेट एक्ट को इसीलिए बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे एक प्रश्न पूछ लेगा कि किस कानून को, ध्यान दीजिएगा, या किस एक्ट को या किस अधिनियम को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है, तो आप बताएंगे रॉलेट एक्ट। किसको कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई भी भारतवासी जिनको संदेह के घेरे में आने के बाद अगर उनको बंद कर दिया गया जेल में 2 वर्ष के लिए, तो उन पर कोई भी सुनवाई नहीं होता, वो 2 वर्ष सजा काट करके ही बाहर निकलेंगे, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया। आगे फिर बात करें, ध्यान दीजिएगा, इसी बात पर ध्यान देंगे, भारतवासी नाराज हो गए, और जब भारतवासी नाराज हो गए तो उन्होंने क्या कहा, यहां मैं लिख देता हूं, भारतवासी नाराज होकर इसे क्या कहेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, इसे काला कानून कहा जाता है। इसे काला कानून कहा। कौन सा कानून कहा? तो काला कानून कहा। ठीक, ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी रॉलेट एक्ट के बारे में। तो भारतवासी नाराज होकर इसे क्या कहें? काला कानून। अब इसका विरोध ध्यान दीजिएगा कैसे होता है, समझेंगे। विरोध की बात कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, विरोध की प्रक्रिया में सबसे पहले हम बता दें कि यहां पर देखेंगे, महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट के विरोध में मुंबई में सत्याग्रह सभा का आयोजन किए। अब बात एक एक समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके विरोध में ध्यान देंगे। पहली बात हमने आपको समझाया दोस्तों कि महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट के विरोध में, ध्यान देंगे, मुंबई में क्या किए? सत्याग्रह सभा का आयोजन किया। अभी सत्याग्रह सभा का आयोजन किए हैं, और कब किए हैं तो ये भी बता दें, 24 फरवरी 1919 को। कब किए हैं? 24 फरवरी 1919 को। यहाँ मैं लिख सकता हूँ कब किए हैं, तो 24 फरवरी 1919 सत्याग्रह सभा का आयोजन कब किए थे? 24 फरवरी 1919। दूसरी बात यहाँ पर हम कर लें तो ध्यान दीजिएगा,
गांधी जी फिर क्या करते हैं, 6 अप्रैल की बात, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी इस कानून के विरोध में, इस कानून के, गांधी जी ध्यान दीजिएगा, इस कानून के विरोध में क्या किए थे, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी इस कानून के विरोध में पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह, पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह किए। ये भी प्रश्न बन सकता है कि महात्मा गांधी भारत में पहली बार अखिल भारतीय सत्याग्रह कब किए थे, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में किए। ध्यान दीजिएगा, इसी कारण एनी बेसेंट, ध्यान दीजिएगा, जब गांधी जी को देखे कि भारतीय राजनीति में ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं, उनको लगा कि गांधी जी इतना सक्रिय हो रहे हैं कि कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए एनी बेसेंट ने इनको इसी दौरान क्या कहा, भारतीय राजनीति का छोटा बच्चा कहा। तो यहां लिख सकते हैं, इसी कारण एनी बेसेंट ने गांधी जी को भारतीय राजनीति का छोटा बालक कहा, भारतीय राजनीति का छोटा बालक कहा। ठीक, क्यों? क्योंकि इनको लगा कि गांधी जी, ध्यान दीजिएगा, अत्यधिक सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन यह अंग्रेजों के खिलाफ, ध्यान दीजिएगा, जो आंदोलन कर रहे हैं इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, इसीलिए एनी बेसेंट ने इनको क्या कहा, गांधी जी को भारतीय राजनीति का छोटा बालक। चलिए एक बार फिर समझते हैं, फिर आप इसको स्टार्ट करेंगे। देखिए, रॉलेट एक्ट को इसलिए क्या कहा जाता है कि क्या कहा जाता है, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने बताया यह कानून सिर्फ भारतवासियों के लिए ही बनाया गया और किसी के लिए नहीं बनाया गया। और भारतवासी, यही कारण है कि यह कानून भारतवासियों के लिए ही बनाया गया था। तो भारतवासी नाराज होकर इसे क्या कहें, काला कानून कहें। अब इसके विरोध की बात करते हैं। विरोध की प्रक्रिया जो शुरुआत प्रारंभ होती है, तो सबसे पहले महात्मा गांधी इसका विरोध करते हैं। और महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में, ध्यान दीजिएगा, रॉलेट एक्ट के विरोध में मुंबई में, कहा, मुंबई में सत्याग्रह सभा, कौन सी सभा, सत्याग्रह सभा का क्या करते हैं, आयोजन करते हैं। कब करते हैं? 24 फरवरी 1919 को। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी इस कानून के विरोध में पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह करते हैं। और जब ये पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एनी बेसेंट ने गांधी जी को इसी दौरान क्या कहा, भारतीय राजनीति का छोटा बालक। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे और चर्चा करते हैं। चलिए मित्रों, आगे फिर हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, इसको मिटा रहे हैं। विरोध की बात चल रही है, तो विरोध के बारे में और हम चर्चा करते हैं, कैसे विरोध हुआ इसका। अब समझेंगे थोड़ा सा। देखिए, फिर गांधी जी की बात करें तो पहले हम एक क्लिप बना दें, क्योंकि अभी हम विरोध के बारे में ही पढ़ रहे हैं, रॉलेट एक्ट के विरोध के बारे में पढ़ रहे हैं, और हमने वहां पर आपको 2 पॉइंट बता दिया। तीसरी बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, 9 अप्रैल की बात,
इसको भी समझिएगा क्योंकि 6 अप्रैल तक आपने देखा। 9 अप्रैल को ध्यान दीजिएगा, गांधी जी को आंदोलन करने के लिए, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए दिल्ली बुलाया गया और किसके द्वारा, श्रद्धा कह सकते हैं, श्रद्धा एक प्रकार से नाम है, श्रद्धा नंद जो है, श्रद्धानंद नाम है, नाम थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन है, उसको भी मैं बता देता हूँ। श्रद्धानंद नाम है, वो ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं, इनको बुलाते हैं स्वामी श्रद्धानंद नाम, अब याद आ गया, स्वामी श्रद्धानंद नाम है, वो ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं, इनको गांधी जी को दिल्ली बुलाते हैं। और जैसे ही गांधी जी दिल्ली पहुंचने वाले ही होते हैं तो अंग्रेजों ने इनको वहीं रुका करके कहा, गांधी जी कहाँ गए, कहाँ जा रहे हैं आप? गांधी जी ने कहा कि मैं इस कानून का विरोध कर रहा हूं। तो गांधी जी को अंग्रेजों ने क्या किया, वहीं से गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिए, बंबई भेज। कहाँ चले गए गांधी जी, बंबई। इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात करें हम फिर से तो 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को स्वामी श्रद्धानंद के कहने पर गांधी जी दिल्ली गए। यहां पे लिख देते हैं, गांधी जी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया और मुंबई भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया इनको, मुंबई भेज दिया। तो ध्यान दीजिएगा, स्वामी श्रद्धानंद के कहने पर गांधी जी दिल्ली गए थे आंदोलन करने के लिए, और गांधी जी जैसे ही दिल्ली पहुंचे अंग्रेजों ने इनको रुकवा लिया, और रुकवाने के बाद ध्यान दीजिएगा क्या किया, दिल्ली से गिरफ्तार करके गांधी जी को कहाँ भेज दिया गया, मुंबई भेज दिया गया। अब समझेंगे। इधर चौथे नंबर पर विरोध की बात करें तो पंजाब के समझेंगे, पंजाब के 2 स्थानीय नेता डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। वास्तव में पंजाब के ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। ये दोनों ध्यान दीजिएगा 9 अप्रैल के दिन ही मित्रों, कब, 9 अप्रैल के दिन ही इसे कह सकते हैं पंजाब में इस कानून का विरोध करते हैं। कहाँ पर, पंजाब में इस कानून का विरोध करते हैं। लेकिन 9 अप्रैल के दिन ही डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और 10 अप्रैल को पूरे पंजाब में ध्यान दीजिएगा इसका क्या हुआ, विरोध। इस बात को भी नोट कर लेते हैं हम। तो पंजाब के 2 स्थानीय नेता डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, सैफुद्दीन किचलू को भी क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और एक और बात कर लें विरोध में, 10 अप्रैल को पूरे पंजाब में
इसका विरोध हुआ। पूरे पंजाब में इसका विरोध। तो यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। रॉलेट एक्ट का विरोध कैसे भारतवासियों ने किया, कैसे महात्मा गांधी ने किया, कैसे पंजाब में हुआ, इन सब के बारे में हमने बारीकी से बहुत अच्छे से बताने का आपको प्रयास किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे इतिहास में एक घटना, ध्यान दीजिएगा, पन्नों में लिखित हो गई, उस घटना के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वो रॉलेट एक्ट का ही दिन था जो घटना हुई थी। और उस घटना का नाम था मित्रों जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस कांड के बारे में मैं आप लोगों को बारीकी से बताने का एकदम प्रयास करूंगा, क्योंकि दोबारा अब जो है आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। और यह बात आपको अच्छे से समझ में आ रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। और कमेंट बॉक्स में आप ये बताएंगे कि वीडियो और ये लेक्चर कैसा लगा आपको। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे और चर्चा करते हैं। चलिए मित्रों, इसको मिटाते हैं हम लोग। अब आप लोगों को हम बताते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके, तो इसको देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बारे में आइए समझते हैं मित्रों। ये क्या था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कब हुआ था, कहाँ हुआ था, दिन कौन सा था, बाग किसका था, इन सब के बारे में हम बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम चर्चा करें, आप लोगों को बताएं तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो सबको पता है क्योंकि बहुत ही फेमस है ये। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। कहाँ हुआ था? तो ये भी आपको पता है, पंजाब के, अभी मैं इसके बारे में और अच्छे से बताऊंगा, पहले आप इतना जानिए, पंजाब के अमृतसर में। कहाँ पर हुआ था ये? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और ध्यान दीजिएगा दिन कौन सा था, तो वैशाख पूर्णिमा का दिन था। कौन सा दिन था? वैशाख पूर्णिमा का दिन था। और बाग ध्यान दीजिएगा जल्ली नामक सरदार का। किसका था मित्रों? तो जल्ली नामक सरदार का यह बाग था। और ध्यान दीजिएगा अब इसमें और क्या हुआ इन सब के बारे में हम जानेंगे, लेकिन पहले कुछ बातों को समझिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। दिन कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा का। बाग कौन सा था? जल्ली नामक सरदार का। इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और क्वेश्चन के रूप में क्या पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। अब ध्यान दीजिएगा क्यों हुआ। आपको पता है रॉलेट एक्ट जो कानून बना था उसमें सीधे कह दिया गया था कि किसी भी भारतीय पर अगर हमको संदेह दिखाई देता है उसको आप पहले गिरफ्तार कीजिए, बिना कारण बताए आप उनको क्या करिए? गिरफ्तार करिए। कारण मत बताइए, कुछ भी नहीं बताने की आवश्यकता है, उसको गिरफ्तार करिए और ले जाकर के 2 वर्ष के लिए जेल में डाल दीजिए। और ध्यान देंगे यही चीज और कहा कि भाई सीधी सी बात है, जहां पर भीड़ भाड़ का क्षेत्र रहेगा वहां पर एक दूसरे से 2-4-6 लोग तो बात करेंगे। इसी दिन ध्यान दीजिएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में ध्यान दीजिएगा वैशाख पूर्णिमा के दिन
ध्यान दीजिएगा, मेले का आयोजन हुआ था। मेले का आयोजन, अब मेला लगा है तो भीड़ भाड़ तो होगा, मेले का आयोजन। और ध्यान दीजिएगा, और एक बाग था वहीं पर पंजाब के अमृतसर में, जिस बाग का नाम था ध्यान दीजिएगा जलियांवाला बाग। क्या नाम था? जलियांवाला बाग। और वो बाग किसका था? तो जली नामक सरदार का। किसका था? जली नामक सरदार का। होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसी बाग में लगभग हजारों लोग बैठे थे, हजारों लोग बैठे थे। और हजारों लोग जब बैठे थे, और ध्यान दीजिएगा इसमें एक सभा करने लगे। सभा क्या करने लगे? क्योंकि आपने देखा कि 9 अप्रैल के दिन डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को बिना कारण बताए अंग्रेजों ने बिना कारण बताए उनको गिरफ्तार कर लिया था। 10 अप्रैल को आपने देखा पंजाब में पूरी तरह से जो विरोध हुआ। 13 अप्रैल के दिन जलियांवाले बाग में एक सभा हो रही थी, और उसी सभा में यही बात चल रहा था कि इनको बिना कारण बताए गिरफ्तार क्यों की, कैसे की। और यही सभा चल रही थी। इसी में ध्यान दीजिएगा, एक कह सकते हैं व्यक्ति है जिसका नाम था हंसराज। क्या नाम था मित्रों? हंसराज। एक हंसराज नामक व्यक्ति जाकर के यह सूचना किसको दे देता है? पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर रहता है माइकल ओडायर। क्या नाम रहता है? माइकल ओडायर। माइकल ओडायर ने, ध्यान दीजिएगा, पंजाब के जो प्रमुख सेना के, ध्यान दीजिए, कह सकते हैं कि अध्यक्ष थे, लेफ्टिनेंट, ध्यान दीजिएगा, जो कर्नल थे जिनका नाम था जनरल आर डायर। क्या नाम था? जनरल आर डायर। जनरल आर डायर को यह आदेश दिया, ठीक, यानी कि गोली चलाने का क्या दे दिया? आदेश दे दिया। किसने? माइक ओ डायर ने जनरल आर डायर को गोली चलाने का आदेश दे दिया। और इसी बाग में, ध्यान दीजिएगा, निहत्थी जनता थी। निहत्थी जनता के ऊपर जनरल आर डायर ने बाग को चारों तरफ से घेर करके, ध्यान दीजिएगा, लोगों के ऊपर गोली चलवा दी। और जब गोली चलवा दी तो उसमें हजारों लोग मारे गए। उस बाग में हजारों लोग मारे गए। और इतिहास में यह घटना जलियांवाले बाग हत्याकांड के नाम से जानी गई। चलिए इसको हम लिख देते हैं। पहली बात, क्यों हुआ? क्यों हुआ था? तो इसको समझते हैं क्यों हुआ। ध्यान दीजिएगा, क्यों हुआ था तो इसको हम बता दें। 9 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों ने बिना कारण बताए डॉक्टर सतपाल व सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया। इसी के विरोध में अमृतसर में जलियांवाले बाग में एक गुप्त जनसभा हो रही थी। चलिए मित्रों, इतनी बात आप समझेंगे। पहले 9 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों ने बिना कारण बताए डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को क्या किया? गिरफ्तार कर लिया। इसी के विरोध में अमृतसर में, ध्यान देंगे, जलियांवाले बाग में एक गुप्त जनसभा हो रही थी, अर्थात चोरी चुपके से किया जा रहा था ताकि कोई पता ना पाए। लेकिन कहा जाता है कि अपने में ही क्या होते हैं? विभीषण होते हैं।
और इसी में एक व्यक्ति विभीषण का कार्य किया, जिसका नाम था हंसराज। जिसका क्या नाम था? हंसराज। उसने क्या किया आगे हम चर्चा करते हैं, पहले आप इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए इसको मिटाते हैं। यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसको मिटाते हैं। देखेंगे मित्रों और आगे क्या हुआ। अब देखिएगा होता क्या है। इस गुप्त जनसभा की सूचना हंसराज नामक, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं क्योंकि जानते रहिएगा अगर ये सूचना नहीं देता तो इतिहास में घटना ही नहीं होगा। हंसराज नामक व्यक्ति ने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर नाम लिख देते हैं यहां पर, माइकल ओ डायर, इसको M.O. डायर भी लिख सकते हैं, M.O. डायर भी लिख सकते हैं, और जानते रहेंगे इस बात को। माइकल ओ डायर या M.O. डायर, तो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर इस गुप्त जनसभा की सूचना हंसराज नामक व्यक्ति ने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को दे दिया। अब देखिए माइकल ओ डायर ने क्या किया। M.O. डायर ने यानी कि माइकल ओ डायर ने जनरल R. डायर को, ये दूसरा डायर है जानते रहिएगा, ठीक, जनरल R. डायर, यहां अंडरलाइन कर दे रहे हैं, इसको भी जानते रहिएगा। M.O. डायर ने जनरल R. डायर को गोली चलवाने का आदेश दे दिया, गोली चलवाने का आदेश दे दिया। यहां पर लिख सकते हैं फिर हम, जनरल R. डायर ने हजारों निहत्थी जनता पर गोली चलवा दिया, जिसमें सभी मारे गए। इतिहास में यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाया।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाया। तो इतिहास में घटना क्या कहलाया? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाया। मित्रों, हमने आप लोगों को जलियांवाले बाग हत्याकांड के बारे में बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है और यह बात हमें यकीनन पता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से यह बात समझ में आ गई होगी। और अगर जहां समझ में आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा फिर से बैक करिएगा और फिर से देखेंगे तो यह बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आगे फिर क्या हुआ इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे फिर देखते हैं, इसको मिटा दें हम। आइए, लगभग ये समाप्त होने वाला है। इसके बाद क्या हुआ ध्यान दीजिएगा। होता क्या है इसमें, एक ऐसे हेडिंग बनाते हैं और हेडिंग क्या रहेगा हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध। जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध। देखिएगा, अगर हम बात करें विरोध की तो सबसे पहली बात करते हैं इस विरोध में हुआ क्या। जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किसके विरोध में त्यागे थे? जलियांवाले बाग हत्याकांड में। और शंकर नारायण थे, ध्यान दीजिएगा, कौन थे? शंकर नारायण थे, जिन्होंने क्या किया, शंकर नारायण ने क्या किया, अपनी ध्यान दीजिएगा गवर्नर जनरल परिषद के पद से क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। तो ये सब बात हम लिख देते हैं। यहां पर देखेंगे इसके विरोध में, इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड इसको अंडरलाइन कर देते हैं, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। क्योंकि नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, इन्होंने क्या किया? नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। और क्या हुआ? शंकर नारायण ने गवर्नर जनरल परिषद के पद से इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया। तो शंकर नारायण ने गवर्नर जनरल परिषद के पद से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। ये बात जानते रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्या हुआ देखेंगे, जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच करवाने लगे भारतीयवासी। जांच का ये कहें कि हम लोग इसका जांच करवाना चाहेंगे कि इसमें आखिर ये हुआ क्यों और कितने लोग मारे गए। तो जलियांवाले बाग हत्याकांड हेतु ध्यान दीजिएगा, एक कह सकते हैं कि कमेटी का गठन हुआ था 1919 में, जिसका नाम था हंटर कमेटी। क्या नाम था? हंटर कमेटी नाम था, जिसमें कुल 8 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे। तो इसको लिख देते हैं। और उस 8 सदस्य में ध्यान दीजिएगा 5 अंग्रेज थे और 3 कौन थे? भारतीय। तो चलिए इस बात को हम लिख देते हैं नोट करके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बना है कि जलियांवाले बाग हत्याकांड हेतु कौन सी कमेटी का गठन हुआ था, ये बात बता दे रहे हैं। जलियांवाले
जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु हंटर कमेटी, इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, हंटर कमेटी का गठन किया गया, हंटर कमेटी का गठन किया गया। यहां पर हंटर कमेटी के बारे में देखते हैं। हंटर कमेटी, इस हंटर कमेटी में सदस्य कितने थे? तो सदस्य की बात कर रहे हैं, हंटर कमेटी में कितने सदस्य थे? तो सदस्य कुल 8 थे। तो कितने थे? 8। 8 में 5 अंग्रेज थे। 5 क्या थे? अंग्रेज। और 3 भारतीय। 3 कौन थे? भारतीय। तो 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें और आगे क्या होगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चर्चा करते हैं इसके बारे में। चलिए इसको मिटाएं, तो मिटा देते हैं इसको। और अब आते हैं इसके मिस्टेक पर, तो समझिएगा। यहां बात करते हैं फिर हंटर कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो उसमें सिर्फ 379 लोगों के मारे जाने का उल्लेख था। ठीक, देखिएगा, मारे गए थे हजारों लोग, और जब ये रिपोर्ट हंटर कमेटी अपनी सौंपती है तो इसमें सिर्फ कितने लोगों को मारे जाने का उल्लेख था? तो 379 लोगों के मारे जाने का क्या था? उल्लेख था। 379 लोग। अब समझिएगा, इस बात से ध्यान दीजिएगा, भारतीय लोग क्या हुए? नाराज हुए। ठीक, तो यहां लिख सकते हैं, इस बात से भारतीय लोग नाराज हो गए और स्वयं जांच करने हेतु तहकीकात कमेटी का गठन की। समझिएगा, ये भी प्रश्न बना है कि भारत के लोग हंटर आयोग की रिपोर्ट से नाराज होकर के कौन सी कमेटी का गठन किए थे? तो तहकीकात कमेटी का गठन किए थे। कौन सी कमेटी? तहकीकात कमेटी का गठन किए थे। अब ये तहकीकात कमेटी क्या था, इसको भी देख लेते हैं। तहकीकात कमेटी क्या था? तहकीकात कमेटी, इसका गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो सबसे पहले जानते रहिएगा, इसके अध्यक्ष कौन थे
और सदस्य कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे और सदस्य कौन थे। तो अध्यक्ष की हम लोग अगर बात करें तो तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय। तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, पंडित मदन मोहन मालवीय। सदस्य कौन थे, गांधी जी प्लस चितरंजन दास यानी कि CR दास। ये दोनों क्या थे, गांधी जी का तहकीकात कमेटी के क्या थे, एक प्रकार से कह सकते हैं कि सदस्य थे। और अध्यक्ष कौन थे, पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक, और ध्यान दीजिएगा अगर बात करें यहां पर एक चीज और, तहकीकात कमेटी की जांच पर अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान दीजिएगा, ये लोग जब जांच किए तो इनके ध्यान देखिए जांच पर, यानी कि तहकीकात कमेटी के जांच पर अंग्रेजों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और ध्यान दीजिएगा गांधी जी ने क्या कहा नाराज होकर के, गांधी जी का कथन, गांधी जी का क्या कथन था, इन्होंने क्या कहा था कि हंटर आयोग की जांच पन्ने दर पन्ने लीपापोती है। तो गांधी जी ने क्या कहा कि जो हंटर आयोग की जांच हुई है और पन्ने दर पन्ने क्या है, लीपापोती है। और एक बात और कहा था, ये हिमालय से, ये ध्यान दीजिएगा, हमसे जो ये भूल हुई है किस तरह कह सकते हैं, हिमालय से बड़ी भूल हुई है। कौन सी भूल हुई है, हिमालय से बड़ी भूल हुई है। तो मित्रों हमने बहुत अच्छे से रॉलेट एक्ट कैसे हुआ, रॉलेट एक्ट के तहत जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उसकी जांच कैसे हुई, उसका विरोध कैसे हुआ, इन सब के बारे में हमने क्रम से जो है एक एक बातों की चर्चा की है। और ध्यान दीजिएगा एक बात और बता दें कि बात करें जो जनरल माइक ओडायर जो था, या कह सकते हैं हाँ जनरल माइक ओडायर जो था, ये जब अपने पद से रिटायर हुआ और लंदन गया, यानी कि कह सकते हैं कि इंग्लैंड चला गया, तो उधम सिंह जो थे लगभग 21वें वर्ष, यानी कि 1919 से इसके बाद 21 वर्ष जोड़ेंगे तो 1940 वर्ष, 1940 ईस्वी में ध्यान दीजिएगा उधम सिंह जाकर के लंदन में इस माइकल ओडायर की छाती पर गोली मारे थे और उनको मार करके ध्यान दीजिएगा उसकी हत्या कर दिए थे। और वो इसी बात का बदला लिए थे कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड वो करवाया था। तो ये सब सिर्फ कहानी, इसको जानते रहिए कि सब लिखने की आवश्यकता नहीं, जो हमारे लिए हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था, इन सब के बारे में बताने का प्रयास किया। मिलते हैं कल अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।